प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारा जो विज्ञान शिक्षण है उसके अंतर्गत बल और बल की परिभाषा के बारे में जानेंगे कि बल क्या है। तो जो बल है, बल के बारे में पहले जानते हैं। बल की परिभाषा क्या है? बल एक ऐसा धक्का या खिंचाव जो किसी वस्तु की वर्तमान स्थिति को बदलने की चेष्टा करता है, उसे हम बल कहते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा बल या ऐसा धक्का जो उस वस्तु की वर्तमान स्थिति यदि गतिमान है तो उसको रोकने के लिए, और रुकी हुई तो गतिमान करने के लिए हम उस पर जो धक्का या खिंचाव खींचते हैं वो उसे हम बल कहते हैं। बल जो है वो इसकी जो मात्रक है उसे न्यूटन के रूप में जाना जाता है। बल का मात्रक है वो न्यूटन है। वैसे जो बल है, बल F बराबर एम ए, जहाँ पर एम क्या है? मास उस वस्तु का जिस पर लगाया गया है, और ए क्या है? एक्सीलरेशन या गुरुत्वीय त्वरण। तो यदि इसके हिसाब से हम देखें तो इसकी जो विमीय सूत्र होगा तो मास को हम एम से निरूपित करते हैं, और जो एक्सीलरेशन है उसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो mL/t-2 इसकी विमीय राशि होगी या विमीय सूत्र होगा। और जो बल का मात्रक है वो न्यूटन होता है। तो आज हमने एक जो बल है उसके बारे में जाना। अब है, बल दो प्रकार के होते हैं। जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वो दो प्रकार के होते हैं। एक संतुलित बल होता है और एक असंतुलित बल। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जो तराजू है। तराजू में जब हम दोनों साइड में कोई भार रखते हैं तो जब वो साम्य अवस्था में होता है, यानी जो साम्य अवस्था होती है, यानी किसी भी साइड में वो झुका नहीं होता, तो हम उस दोनों तरफ के जो बल हैं उनको संतुलित बल कहेंगे। और यदि एक साइड में, एक अवस्था में एक साइड को अधिक पड़ा झुक जाता है तो वो असंतुलित बल कहलाता है। इसके लिए हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे रस्साकसी का खेल है, तो रस्साकसी के खेल में जब दोनों तरफ के खिलाड़ी रस्से को खींचते हैं और जब तक उन पर बराबर फोर्स लगता रहता है तब तक वह अपनी स्थिति को बदलता नहीं है, तो हम उसको संतुलित बल कहते हैं। और जैसे ही एक टीम के जो प्रतिभागी हैं वह उस पर ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं तो वह दूसरी साइड में चला जाता है, तो उसे हम असंतुलित बल कहते हैं। तो संतुलित और असंतुलित बल, हम किसी वस्तु को धक्का लगाते हैं और यदि दोनों तरफ से, एक कोई मेज है उस पर दोनों तरफ से दो विद्यार्थी यदि धक्का लगा रहे हैं और उसकी स्थिति साम्य रहती है, यानी वो बदलती नहीं है, इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ से बराबर बल उस पर लगाया जा रहा है। और यदि एक साइड को एक विद्यार्थी खिसका देता है, एक नहीं खिसका पाता, तो इसका मतलब जिस विद्यार्थी ने उसको एक तरफ को खिसकाया उसमें उसने बल ज़्यादा लगाया है। तो जो बल है, अब असंतुलित और संतुलित बल के बाद हम जानेंगे कि जो बल है उसमें घर्षण बल होता है। घर्षण क्या होता है? घर्षण, जैसा कि आप घर्षण से शब्द से ही पता चल रहा है, जब एक सतह दूसरी सतह पर चलती है तो एक दूसरी सतह उस पहली सतह को उस पर चलने का विरोध करती है, उसे हम घर्षण कहते हैं। और घर्षण हमारी पृथ्वी पर बहुत ही उपयोगी बल है। यदि घर्षण बल नहीं होगा तो हमारी पृथ्वी पर जीवन जीना बिल्कुल नामुमकिन होगा, क्योंकि बिना घर्षण के हम चल नहीं सकते। कई परिस्थितियों में घर्षण ज़्यादा करना पड़ता है और कई परिस्थितियों में घर्षण कम करना पड़ता है, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो घर्षण जो बल है वो दो प्रकार का होता है, एक सर्पी घर्षण होता है और एक लोटनिक घर्षण। जब हम एक सतह को दूसरी सतह पर खिसकाते हैं, जैसे हम किसी लकड़ी को खींचें तो उस सतह और लकड़ी के बीच जो बल लगेगा उसको हम घर्षण बल कहेंगे। लेकिन यदि हम उसी लकड़ी को लुढ़का कर ले जाएं तो उसमें जो घर्षण बल लगेगा वो लोटनिक होगा। जैसा कि न्यूटन ने कहा है कि जब तक कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में है तो ब्रह्मावस्था में रहेगी, गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसा कि हम देखते हैं, हमने कोई गेंद को लुढ़का दिया और गेंद थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है।
अदृश्य रूप से हम देखते हैं उस पर कोई बल नहीं लग रहा, लेकिन वास्तव में उस पर एक बल लग रहा है, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं, जो पृथ्वी के द्वारा उस पर लगाया जाता है, इसलिए वो रुक जाती है। अन्यथा यदि उस पर घर्षण बल नहीं होता तो वो कभी भी नहीं रुकेगी, जब तक हम रोकेंगे नहीं तो। ऐसे ही कोई साइकिल चालक है, उस पर फोर्स लगाता है तब तक वो चलती है, उसके बाद वो रुक जाती है। तो एक हम थोड़ा सा ये और जाने कि जो बल है, बल किसी सतह पर लगाया जाता है तो भार बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, यानी भार के अनुक्रमानुपाती है, लेकिन जो क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती है। जो फोर्स है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यदि हम एरिया बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा, दबाव कम होगा, और यदि हम एरिया घटाएंगे तो ज़्यादा होगा। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं, एक हम पेंसिल है, उस पेंसिल की नोक को जिधर हम लिखते हैं उधर से यदि अपने हाथ पर उस पर प्रेस लगाएं तो ज़्यादा दर्द करेगा, ये कहें कि वो अंदर जा सकता है, लेकिन दूसरी साइड से नहीं जाएगा कि उतना ही बल। दूसरा एक हम साइकिल का उदाहरण ले सकते हैं कि जो साइकिल है उसको यदि हम रेत में चला रहे हैं और हवा ज़्यादा है तो वो आसानी से नहीं चलेगी, उसके पहिए उसमें अंदर गड़ जाएंगे, क्योंकि उसका जो पहिए का क्षेत्रफल है वो हवा ज़्यादा होने पर कम हो जाएगा, और हवा कम हो जाएगी तो आसानी से चल पाएगा। यही कारण है कि जो ऊँट है वो रेगिस्तान में आसानी से चल पाता है, क्योंकि उसके जो पैर हैं वो गद्देदार होते हैं और उसको जो पैर हैं वो उस पर अंदर नहीं जाते। तो एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम किसी दलदली ज़मीन पर हैं, जा रहे हैं, तो यदि हम खड़े होकर चल रहे हैं हमारे पैर अंदर धंस जाएंगे, और यदि हम लेट जाएं तो हमारा भार था वो है उस पर ज़्यादा सतह पर लगने लगेगा। तो जो बल है वो, दबाव है वो कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम किसी वस्तु का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो दबाव कम होता जाता है, और क्षेत्रफल कम करते हैं तो दबाव बढ़ता जाता है। जैसे चाकू है, चाकू की जो पेन होती है, यानी जो पेना हिस्सा होता है, नुकीला हिस्सा होता है, वो जितना ज़्यादा पतला होगा उतना ही ज़्यादा हम उससे हमारी जो सब्जियां उनको काट सकते हैं। तो इस प्रकार से जो बल है वह क्षेत्रफल के साथ साथ उसका रिलेशन है और भार के साथ भी रिलेशन है। तो जो घर्षण है, अब सर्पी और लोटनिक घर्षण दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। यदि किसी वस्तु को हमने खींचना है तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, यदि सर्पी घर्षण है उसको यदि हम लोटनिक घर्षण में बदल लें तो हम उसको आसानी से दूर तक ले जा सकते हैं। और पहिए का आविष्कार है वो एक लोटनिक घर्षण ही है। पहिए के आविष्कार ने हमारे जो पृथ्वी है उस पर मानव जीवन के इतिहास में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी, या परिवर्तन ला दिया, जीवन में सुधार ला दिया। तो पहिए का आविष्कार यही था कि जो पहिया है वो लोटनिक घर्षण उसमें लगता है जब लुढ़कती है। जैसे हम किसी लकड़ी के एक बहुत बड़े जो लकड़ी है उसका बोटा है गोल, उसको यदि हम खींच के ले जाते हैं तो हमें ज़्यादा फोर्स लगेगा, लुढ़का के ले जाते हैं तो हमें उसमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। और एक और उदाहरण ले सकते हैं, यदि हम उस लकड़ी के नीचे पहिए लगा दें तो हम और भी आसानी से उसको ले जा सकते हैं। तो सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण दोनों ही, जो लोटनिक घर्षण है वो आसानी से किसी वस्तु को ले जाने में हमारी सहायता करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो घर्षण है उसके बारे में हमने जाना। अब घर्षण का प्रयोग कहाँ पर है? जैसे हम साइकिल चलाते हैं, बैलगाड़ी चलाते हैं, तो उनके जो पहियों के बीच में घर्षण है, पहिए और उसका जो एक्सल होता है उसके बीच में, यानी जो धुरी होती है उसके बीच में घर्षण है। यदि वहाँ पर घर्षण ज़्यादा है तो हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो वहाँ पर घर्षण को कम करने के लिए हम वहाँ पर ऑयल लगाते हैं या ग्रीस लगाते हैं, जिससे उसका घर्षण कम हो जाए। लेकिन हम ज़मीन पर चल रहे हैं, वहाँ पर यदि घर्षण नहीं हुआ तो हम चल नहीं सकते, फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे। तो कई जगह घर्षण ज़्यादा करना पड़ता है और कई जगह हमें घर्षण कम करना पड़ता है। तो घर्षण का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और जो परिवेश है उसमें जीने के लिए हमें घर्षण की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यदि हम स्मूथ सतह हो, वास्तव में कोई भी आदर्श स्मूथ सतह नहीं हो सकती, हम बिल्कुल चिकनी सतह होगी, उसमें भी देखेंगे कि वहाँ पर भी वस्तु रुकेगी, या रुकेगी इसका मतलब वहाँ पर भी घर्षण है। और रुकने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिएगा, एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं। जैसे जूते पर लगाने के लिए एक साइड खुरदरी होती है और एक उस पर जब लगाते हैं तो वो चिपक जाता है, तो वो भी क्या है? घर्षण है। ऐसे ही जब कोई एक सतह दूसरे पर खिसकाई जाती है तो उसकी जो
सतहें आपस में, उनके बीच में जो स्पेस है वह स्पेस एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करता है, उसी को हम घर्षण कहते हैं। रुक्ष तल होगा, उस पर आसानी से किसी वस्तु को चलाया जा सकता है, और अरुक्ष होगा यानी जो खुरदरा होगा, उस पर वस्तुओं को आसानी से चलाया नहीं जा सकता। प्लेन सड़क पर हम आसानी से चल पाते हैं, तेज़ी से चल पाते हैं, और यही अगर खुरदरी खुरदरी सड़क हो, ऊंची नीची गड्ढे हों, तो आसानी से नहीं चल पाते, यानी वहाँ पर घर्षण की मात्रा कम हो गई है। तो बल और घर्षण और दबाव, विमी मात्र, इसके बारे में आज हमने जाना। आगे हम जो हमारी इससे संबंधित ऊर्जा है अगले वीडियो में उसके बारे में जानेंगे। तो आज हम इतना ही जानते हैं। आशा करता हूँ प्रिय विद्यार्थियों, आपने मेरे द्वारा बताई गई बल, घर्षण बल, संतुलित और असंतुलित बल की सभी प्रकार की जो जानकारी है उसको अच्छे से सुना समझा होगा, और यदि कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।